अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नादरा के जाने के बाद ये मौलवी मेरे दिमाग में अटक गया। वो खुद नादरा के घर गया था और उसे ये शर्त बताई कि वो किसी गैर मर्द को घर में ना आने दे। यह गैर मर्द सिर्फ लतीफ़ था। मौलवी ने कहा था कि शर्त पूरी कर दो तो तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। इसके साथ ही मुझे याद आया कि लतीफ़ की बीवी ढूंढ कर चंद मरतबा अपने माँ बाप के पास जा चुकी थी और उसके भाइयों के साथ लतीफ़ का झगड़ा भी हुआ था। ये एक ड्रामा था जो मेरे जहन ने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी अक़ल और तजुर्बे की रोशनी में उसका तज़किया किया तो मेरी पुलिस की हिस्स ने मुझे हुक्म दिया कि मौलवी को थाने बुलाओ। मैंने उसी वक्त एक कांस्टेबल को भेज दिया कि मौलवी को साथ ले आए। नादरा से कहा कि वो पीरों और नजूमियों के चक्कर में ना पड़े, इसकी बजाय घर में ख़त्म कुरान कराए और ख़ुद नमाज के अलावा नफिल पढ़ती रहे। मौलवी साहब थाने में आए तो पूरे जलाल में थे। होंठ किसी विर्द में हिल रहे थे, उनकी आंखों में सुरमा भरा हुआ था। उन्होंने दरवाजे में खड़े होकर मेरे कमरे में इस तरह नज़र डाली अंदर, जैसे कि ये सोच रहे हों कि यह कमरा इस काबिल है कि नहीं कि इसमें वो दाखिल हों या वापस चले जाएं। मैंने उठकर और आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और मैं झुक गया। फिर इन्हें एहतराम से बिठाया। क्यों बुलाया है मुझे? उन्होंने जलाली लहजे में पूछा। आपको तकलीफ़ देने का गुनाह इसलिए किया है कि सुना है जन्नात आपको राज की बात बता दिया करते हैं। मैंने गुलामों की तरह कहा। एक लड़का गुम हो गया है, कुछ सुराग नहीं मिल रहा। किसी ने बताया कि आप चोरी का माल और गुमशुदा औरत और बच्चे बरामद करा दिया करते हैं। मेरे हाल पर रहम करें, आपका मुसलमान भाई हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है। हम इस औरत को बता चुके हैं, मौलवी ने कहा। जन्नात ने एक शर्त बताई है, वो पूरी हो गई तो बच्चा वापस आ जाएगा। मौलाना, मैंने फिद्वियों की तरह गुजारिश की, मुझे ये बताएं कि बच्चा इस वक्त कहाँ है और वह कहाँ से वापस आएगा। हम ये नहीं बता सकते। मौलवी ने मुझे उल्लू का पट्टा समझते हुए नजरें दूसरी तरफ फेर कर कहा। उसे कहो कि शर्त मान ले, लड़का मिल जाएगा। जनाब मौलाना साहब, मैंने गुजारिश की, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको इस काम की कितनी उजरत मिली है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये उजरत किसने दी है और क्यों दी है। उसने चौंकने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी तक जलाली चमक थी। आदमी उस्ताद मालूम होता था। तुम थानेदारी के रौब में फजूल बातें कर रहे हो। हाँ जनाब मौलाना, मैंने कहा। मैं आपको यही एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं थानेदार हूँ और आप इस वक्त थाने में हैं, मस्जिद में नहीं। हमारे लिए मस्जिद और थाने में कोई फ़र्क नहीं, उसने कहा। हम जो बात मस्जिद में कहेंगे वही बात थाने में कहेंगे। उसने उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा, हमारा थानेदार वो है। मौलाना, आप जो झूठ मस्जिद में बोल सकते हैं वो थाने में नहीं चल सकता, मैंने कहा। आपने जिस थानेदार की तरफ इशारा किया है वो आपको अगले जहान में पकड़ेगा और मैं उसके हुक्म से आपको इसी जहान में पकड़ूंगा। क्या आपको अपनी इज़्ज़त अजीज़ नहीं? अब उसके चेहरे पर जलाल की बजाय उसका अपना रंग आ गया। मेरी बात गौर से सुने मौलवी साहब, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। हम हिंदुओं और सिखों के साथ रह रहे हैं, मैं इन्हें तमाशा नहीं दिखाना चाहता। ज़रा अपने मज़हब का ख्याल करें। दूसरी बात यह है कि इन लोगों की सियासत में आप ना आएँ। मस्जिद और घर में बैठकर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन बात जब थाने में आ जाती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ आप गड़बड़ करेंगे तो ये जुर्म होगा। नादरा के घर कोई गैर महरम जाता है तो जाता रहे। आप मजहबी पेशवा की हैसियत से उसे मस्जिद में बुलाकर शर्मसार करें, चक्कर न चलाएं, लेकिन आप में इतनी जुर्रत नहीं कि इन बड़ी जात वालों के मुंह पर कोई बात कह सकें। बहुत अच्छा जनाब, उसने बरखुरदाना लहजे में कहा। मैंने आपकी बात समझ ली है, अब मैं जाऊं? क्या जल्दी है मौलवी साहब? मैंने कहा। ज़ोहर की नमाज में अभी 4 घंटे बाकी हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मेरी बात समझ जाएं और चले जाएं। मेरी अब ये ख्वाहिश है कि आपके दिल में जो बात है वो आप मुझे समझा कर जाएं। मुझे बताएं कि लड़का कहाँ है और मैं आपको एक बार फिर खबरदार करता हूँ कि यहाँ चक्करबाजी नहीं चलेगी। मैं आपको तीसरी बार नहीं कहूँगा, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करूँगा, हवालात में बंद कर दूँगा। उसने खिसियानी सी हंसी हंसकर कहा। अपने पेश इमाम को हवालात में बंद करते आपको कुछ ख्याल नहीं आएगा? मुझे बहुत ख्याल आएगा, मैंने कहा। मुझे बहुत अफसोस होगा और अफसोस ये नहीं होगा कि मैंने पेश इमाम को हवालात में बंद कर दिया है, बल्कि ये दुख होगा कि मेरा पेश इमाम झूठा है। आप मुझ पर क्या शक कर रहे हैं? मौलवी साहब, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा।
आप समझ गए हैं कि मैंने आप पर क्या शक कर रहा हूँ और आप बोल पड़े। ज़रा से इनाम के लालच में इतनी इज्जत और अपने बीवी बच्चों को तबाह ना करें। उसने सर झुका लिया। मौलवी साहब, मैंने कहा आप जितनी जल्दी ज़बान खोलेंगे आपके हक़ में उतना ही बेहतर होगा। मैं मौलवी को जाल में तो ला ही रहा था, लेकिन ये ख्याल भी आया था कि मैं जिस शक पर काम कर रहा हूँ ये गलत भी तो हो सकता है। मैंने कुछ सोच तो लिया था, लेकिन मेरी सोच उल्टी भी हो सकती थी। किसी मौलवी या किसी पीर को थाने बुलाना और मुश्तबा बिठाना बड़े ख़तरे वाली हरकत होती थी। लोग इन पर जाने कुर्बान करते थे। इन पीरों और मौलवियों ने लोगों के दिमागों पर कब्जा किया हुआ होता था। आजकल भी देहात में मस्जिदों के पेश इमाम और पीर देहातियों की सियासतबाजियों में तावीज़ों और पेश गोइयों के ज़रिए बराबर के शरीक होते हैं। आजकल भी बाज़ पेश इमाम किताब निकालने और गैब का हाल अहवाल बताते हैं। इनमें से बाज़ जुराइम में आनत का इर्तिकाब भी कर गुजरते हैं। मौलवी इसी नस्ल का मालूम होता था। मैं उसके अंदाज़ और रवैये से समझ गया कि जुर्म में उसका कुछ न कुछ हाथ है। इसे कुछ समझाया, कुछ डराया और उसने अपना सीना खोल दिया। मैं ये नहीं बता सकता कि लड़का कहाँ है, उसने कहा। ये बता सकता हूँ कि उसे किसने गायब कराया है। वो शख्स चौधरी लतीफ़ की बीवी का बड़ा भाई चौधरी सलामत है। उसका छोटा भाई चौधरी करामत भी उसके साथ है। क्या लड़के को कत्ल किया जाएगा? नहीं, मौलवी ने जवाब दिया। अगर नादरा ने उनकी शर्त पूरी कर दी तो लड़के को शहर में लाकर छोड़ दिया जाएगा और वो अपने घर चला जाएगा। मौलवी ने मेरे आगे हाथ जोड़े और मिन्नत समाजत की कि चौधरियों को पता न चले कि मौलवी ने भांडा फोड़ दिया है। इस किस्म का हर गवाह थानेदार से मिन्नत ज़रूर किया करता है और हर थानेदार पक्का वादा किया करता है कि वो किसी को पता नहीं चलने देगा, मगर ज़रूरत पड़े तो थानेदार उसे हवालात में बंद भी कर दिया करता है। मैंने भी मौलवी से कहा कि वो बेगम होकर सारी बात बता दे। उसने बताया कि उसे मालूम था कि लतीफ़ नादरा के सारे काम करता है और उसके घर जाता है और मौलवी को यकीन था कि इनके ताल्लुकात पाक हो ही नहीं सकते। लेकिन मौलवी ने लतीफ़ पर कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि वो उस पर शक करता है। मौलवी को दूसरों से ये भी पता चला था कि लतीफ़ के घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और उसका अपनी बीवी के भाइयों सलामत और करामत के साथ भी झगड़ा हो चुका है। अगर ये हरकतें किसी छोटी ज़ात के घराने में या किसी गरीब किसान या किसी मज़ारे के घर में हो रही होती तो चौधरी इन्हें घर बुलाकर लान तान करते, लेकिन ये ड्रामा चौधरियों के घर में खेला जा रहा था, इसलिए इन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता था। एक रोज़ चौधरी सलामत मौलवी से मिला और उसे कहा कि वो एक काम कराना चाहता है, लेकिन किसी को पता न चले। मौलवी को मालूम था कि चौधरियों को काम करने का इनाम कितना ज़्यादा होता है। उसने सलामत से वादा किया कि वो इसका काम पोशीदा रखेगा। सलामत ने काम ये बताया कि एक लड़का लापता हो जाएगा और मौलवी लड़के की माँ को बताएगा कि लड़के को एक जिन ने गायब किया है। अगर माँ एक शर्त मान ले तो जिन लड़का वापस कर देगा। मौलवी कुछ घबराया। उसने कहा कि वो ये काम कर तो देगा, लेकिन इसमें कत्ल और खून खराबा नहीं होना चाहिए और लड़के की माँ से ऐसी शराइत ना मनवाई जाएं जो बहुत बड़ा जुर्म हो। दरअसल मौलवी डर गया था कि ये कोई ख़तरनाक वारदात हुई तो वो भी रगड़ा जाएगा। चौधरी सलामत ने उसे बताया कि खतरे वाली कोई बात नहीं, लड़का सही सलामत रहेगा और उसकी माँ से एक जायज़ शर्त मनवाई जाएगी। मौलवी ने वादा किया कि उसे काम बताया जाए वो कर देगा। सलामत ने उसे कहा कि रुपयों से वो उसकी जेब भर देगा और कपड़ों के 2 जोड़े देगा। सलामत रात को आने का कहकर चला गया। इशा की नमाज के बाद दोनों भाई सलामत और करामत मौलवी के पास गए और उसे काम ये बताया कि नादरा का बेटा 2-3 दिनों में लापता हो जाएगा। 2 रोज़ बाद मौलवी नादरा के घर जाएगा और उसे ये बताएगा कि उसके घर में एक जिन का बसेरा है और इस जिन को पसंद नहीं कि कोई नामहरम इसके घर में आए। अगर नादरा अपनी और अपने बेटे की खैरियत चाहती है तो किसी गैर मर्द को घर न आने दे रहा और न ही बाहर उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखे। इसका इशारा लतीफ़ की तरफ था। उन्होंने मौलवी से कहा कि वो नादरा को लड़का वापस मिलने की ये शर्त बताए कि वो लतीफ़ के साथ ताल्लुकात तोड़ ले। तीनों ने सोच विचार और बहस व मुबाहिसा करके स्कीम तैयार कर ली। अगवा में मौलवी का कोई हाथ नहीं था। बहरहाल वो आनत जुर्म का मुजरिम था। सलामत और करामत ने बेबहा इनाम का वादा किया और ये धमकी भी दी कि मौलवी ने धोखा दिया और वो काम ना कर सका या उसने राज फाश कर दिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। स्कीम बड़ी अच्छी थी। जिनों और भूत प्रेत को आज भी लोग मानते हैं और वो ज़माना तो था ही पसमानदगी का। स्कीम की कामयाबी यकीनी थी। मौलवी को सलामत और करामत ने 25 रुपये पेशगी दिए। आज के हिसाब से ये रकम कमोबेश 300 रुपये बनती है।
बाकी इनाम काम कर देने के बाद दिया जाना था। हम लोग मजबूर हैं मलिक साहब, मौलवी ने बेबसी के लहजे में कहा। इनाम का लालच तो होता ही है, ज़्यादा डर ये होता है कि हम इन लोगों की मर्जी के मुताबिक ना चलें तो खाएं कहाँ से और रहें कहाँ। मैं इनकी मर्जी के मुताबिक तैयार हो गया। चौथे रोज़ चौधरी सलामत मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं नादरा के घर जाऊं और उसे वो बात कहूं। मुझे पता चल चुका था कि नादरा का बेटा लापता हो गया है। मौलवी नादरा के घर हमदर्द बनकर गया और उसे वही बातें कहीं जो नादरा ने मुझे बताई थीं। नादरा पर उसका वही असर हुआ जो ये लोग पैदा करना चाहते थे, लेकिन लतीफ़ गांव में नहीं था। नादरा उसके साथ ताल्लुकात तोड़ने का फैसला कर चुकी थी और इन लोगों ने लतीफ़ और नादरा का ताल्लुक तोड़ने का बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया था। मैंने मौलवी से कहा कि उसे ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ेगा। वो घबरा गया। मैंने उसे गलत तसल्ली दी कि मजिस्ट्रेट को बयान देने से वो महफूज हो जाएगा, वरना उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। मुख्तसर ये कि मौलवी ने अपने आप को मेरे रहम करम पर फेंक दिया था और वो नदी में तिनके की तरह बह रहा था। वो मजिस्ट्रेट को बयान देने पर आमादा हो गया। मैंने उसे अभी हवालात में बंद न किया, थाने में बिठाए रखा। वो अब मुलजिम था। एएसआई से कहा कि वो चौधरी सलामत और उसके छोटे भाई करामत को गिरफ्तार करके ले आए। थोड़ी देर बाद थाने के अहाते के बाहर लोगों का हिजूम इकट्ठा हो गया। ये मामूली केस नहीं था। चौधरियों का बेटा लापता हो गया तो चौधरी ही पकड़े गए। लोगों को ये भी पता चल गया कि एक महल्ले की मस्जिद का पेश इमाम भी थाने बुलाया गया है। चौधरी सलामत और करामत थाने में लाए गए और तो मैं बरामदे में खड़ा था। मैंने कहा कि तुम्हारे मौलवी साहब तुमसे पहले थाने में आ गए थे, तुम दोनों हवालात में बैठो। वो आखिर चौधरी थे और दिलेर भी थे। दोनों ने मुझ पर गुस्सा झाड़ने की कोशिश की कि मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं इन्हें पूरी इज्जत से रखूँगा, हवालात में इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने ये भी कहा कि अच्छी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं, मान जाओगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मौलवी मेरे पास है और लड़का भी समझो कि मेरे पास ही है। दोनों चौधरियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर चौधरी सलामत ने मुझे आहिस्ता से कहा, हमारी एक बात सुनेंगे? छोटा भाई बोला, जो खिदमत कहेंगे करेंगे। बड़े भाई ने कहा कि जितनी आप चाहेंगे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। वो ठीक कहता था, इन लोगों के पास कोई कमी नहीं थी। अगर मैं इशारा कर देता तो वो मेरे जिस्म के वज़न जितने रुपए मेरे आगे ढेर कर देते, लेकिन मैंने इशारा एएसआई को किया और उसने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। अब मसला ये था कि इन दोनों भाइयों से लड़के को बरामद कराना था। मेरा तरीका ये था कि मैं आधी रात के बाद पूछगछ शुरू किया करता था, मगर इन दोनों से फ़ौरन मालूमात करना था, क्योंकि एक ख़तरा था, उन्होंने लड़का शायद किसी से अगवा कराया होगा। ये तो मैं समझ गया था कि इनकी स्कीम ये थी कि नादरा लतीफ़ से ताल्लुकात तोड़ ले ताकि इनकी बहन की अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो लड़के को वो आज़ाद कर देंगे। अब इन्हें मैंने गिरफ़्तार कर लिया था। मालूम नहीं था कि इनके साथी कौन थे। ख़तरा ये था कि वो इस सूरत हाल में गिरफ्तारी से बचने के लिए लड़के को कत्ल करके लाश गायब कर देंगे। इंसानी हमदर्दी की खातिर मेरा फ़र्ज़ ये था कि लड़का ज़िंदा बरामद करूं। मैंने बड़े भाई चौधरी सलामत को हवालात से निकलवा कर अपने दफ्तर में बिठाया और दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी और नरमी से कहा, चौधरी, मुझे तुम्हारी ख़ानदानी इज़्ज़त का ख़याल आता है, बताओ क्या देते हैं? मैं अंदर ही अंदर मामला रफा दफा करने की कोशिश करूँगा। हज़ारों के हिसाब से देंगे। उसने कहा, हमें जाने दो, मैं हज़ारों के हिसाब से ही लूँगा, लेकिन मुझे लड़का चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। आप हमें छोड़ें, हम लड़के को छोड़ देंगे। वो बड़ा ही उखड़ आदमी मालूम होता था। मुझे तो वो थानेदार समझ ही नहीं रहा था। मुझे पहले लड़का चाहिए। मैंने कहा, रात को सही, किसी को पता नहीं चलेगा। रात के अंधेरे में लड़का हमारे पास आ जाए और तुम अपने बाल बच्चों के पास चले जाना। लेन देन उसी वक्त हो जाएगा। लेन देन उस वक्त होगा जब हम अपने घर चले जाएंगे। उसने कहा, हम दोनों भाई कोई बयान नहीं देंगे, लड़का भी हम नहीं देंगे, वो खुद घर पहुंच जाएगा। आप मुंह से बोलें, क्या लेंगे? चौधरी, मैंने उसे कहा, मेरे साथ जिद न करो, मैं तुम्हें सज़ा से बचा रहा हूँ। खुदा की कसम रगड़े जाओगे। लड़का तो मैं बरामद कर ही लूँगा, लेकिन सुन लो चौधरी, लड़के के जिस्म पर ज़रा सी भी खराश हुई तो तुम दोनों भाइयों को उम्र कैद दिला दूँगा। मालूम होता है कि नादरा अपना जादू यहाँ भी चला गई है। सलामत ने मुस्कुराते हुए तंज किया, सोने चांदी में नहला दूँगा मलिक साहब, इतनी दौलत आपने कहाँ देखी होगी।
मुझे एहसास हो गया कि ये शख्स बहुत दिलेर और पक्का है, वैसे नहीं मानेगा। पुलिस के पास कुछ तरीके और भी होते हैं। मैंने चौधरी सलामत को एक कांस्टेबल की हिरासत में थाने के पीछे भेज दिया और उसके छोटे भाई करामत को दफ्तर में बुलाया। वो बड़े भाई से भी ज़्यादा पक्का और ढीठ निकला। मैंने उसे कहा कि उसके बड़े भाई ने सारी बात सुना दी है, कुछ बातें तुमसे पूछनी हैं, आप सारी बातें उसी से पूछें। उसने कहा। मैंने उसके साथ वो बात तय कर ली है। मैंने कहा, समझो कि सौदा हो गया है, लड़का तुम्हारा भाई लाएगा और तुम दोनों घर चले जाओगे। कौन सा लड़का? उसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने बातों में उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, दोस्ताना तरीका भी इख्तियार किया, लेकिन वो पत्थर बना रहा। थानेदार साहब, उसने तंजिया लहजे में कहा, इस मौलवी के तो समझो बच्चे यतीम हो गए। ये इसी थाने में या कचहरी में कत्ल हो जाएगा। ये भी सुन लो कि लड़का हमने गायब किया है, माँ को जिंदा मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो चौधरी लतीफ़ के साथ ताल्लुक़ तोड़ ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने आप को ठंडा रखना मेरे लिए बेहतर था। मैंने करामत को हथकड़ियाँ लगवाकर कांस्टेबलों की बारिक में बिठा दिया और सलामत को हवालात में बंद कर दिया। मैं इन दोनों को इकट्ठा रखने में नुकसान समझ रहा था। ये तो इनसे मालूम करना ही था कि लड़का कहाँ है। मेरे पास इसका तरीका मौजूद था, जो उनके लिए अच्छा नहीं था। मैं ये तरीका इस्तेमाल करने से गुरेज किया करता था, लेकिन ये दोनों अगवा के मुजरिम थे, मुश्तबा नहीं थे। उन्हें इस तरीके के चक्की में पीसने का मुझे अफसोस नहीं था। उस शाम खुदा ने मेरी मदद की। ऐसा वाक़या हो गया जिसे इत्तेफाक कहा करते हैं। खुदा ने माँ की फरियादें सुन लीं। सूरज गुरूब हो चुका था और मैंने एएसआई से कह दिया था कि सलामत और करामत को न खाने के लिए कुछ देना, न पीने के लिए पानी देना, और जब ये दोनों गहरी नींद सो जाएं तो उन्हें उस कमरे में ले जाना। और मैं अपने घर जाने लगा था। थाने के अहाते में 2 घोड़े दाखिल हुए। अंधेरा अभी ज़्यादा गहरा नहीं हुआ था। एक घोड़े पर 2 सवार थे। मैं जाते जाते रुक गया। वो करीब आए तो देखा कि दोनों सवार जख्मी थे। इनके कपड़े खून से लाल थे। इनके साथ 14-15 साल की उम्र का एक खूबसूरत लड़का था। वो तीनों घोड़ों से उतरकर आगे आए तो एक को मैंने पहचान लिया। वो नादरा का खामिन था। उसने बताया कि यह है उसका गुमशुदा बेटा हनीफ, और इसके साथ जो आदमी था वो नादरा का भाई नेमत अली उर्फ उलिया बदमाश था। मेरी तफ्तीश ख़त्म हो गई। नादरा के खामिन ने तकरीबन 4 मील दूर के एक गाँव का नाम लेकर कहा कि अगवा का एक मुजरिम वहाँ ज़ख्मी पड़ा है, उसे हम वहाँ के नंबरदार के हवाले कर आए हैं। इस लड़के को हमने उसके साथियों से छीना है, उसे वहाँ जाकर पकड़ें। इससे और उलिया बदमाश से मुख्तसर सी बात सुनकर मैंने एएसआई से कहा कि 4 कांस्टेबल साथ ले जाए और इस आदमी को गिरफ्तार करके ले आए। मेरा अपना ये हाल हुआ जा रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। मेरे लिए इस ड्रामे का ये मंजर बड़ा गैर मुतवक्के बल्कि मोजिज़ा था। मैंने इन तीनों को अपने दफ्तर में बिठाया तो सबसे पहले नादरा के बेटे को गौर से देखा। वो हैरान परेशान था। उसकी आंखों से पता चलता था कि रोता रहा है। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि नादरा को बुला लाए, उसके आने तक मुझसे जो पूछना है पूछ लें। नादरा के खामिन ने कहा, मैं इसके सामने नहीं बैठूंगा। अगर हम दोनों को अस्पताल भेज दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देहातियों ने फजूल सी पट्टियाँ बांधी थीं। डॉक्टर ज़ख्म देखकर पट्टी कर दे तो अच्छा है। दिमाग को ठिकाने रखो यार, मैंने उसे कहा। तुम्हें अब मालूम नहीं कितनी बार नादरा के सामने बैठना पड़ेगा। यहाँ बयान देने होंगे, अदालत में गवाही देनी होगी। चलो अस्पताल चलते हैं, वहीं सुनूंगा कि किस्सा क्या है। ज़रा ठहर जाएं, नेमत ने कहा। नादरा को आपने बुलाया है, उसे आने दें। बच्चा भी माँ से मिलने को बेताब होगा। 14-15 साल की उम्र का लड़का बच्चा बन गया और रोकर बोला, मुझे अम्मी के पास जाने दो। उसका बाप तो चुप रहा। नेमत ने उसे अपने बाजुओं में लेकर उसका सर चूमा और उसे कहा कि अम्मी आ रही है। उसकी अम्मी इस तरह आई जैसे उड़कर आई हो। हेड कांस्टेबल ने मुझे बताया कि उसने नादरा के दरवाजे पर दस्तक दी तो नादरा बाहर आई। हेड कांस्टेबल ने उसे कहा कि तुम्हारा बेटा थाने में आ गया है। उसने हेड कांस्टेबल को धक्का दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर बहुत तेज़ दौड़ पड़ी। हेड कांस्टेबल भी वहीं खड़ा था। नादरा उसकी नज़रों से ओझल हो गई। थाने में भी दौड़ती हुई दाखिल हुई। मेरे कमरे में वो तूफान की तरह आई और रुककर उसने अपने बेटे को देखा। फिर चील की तरह झपट कर उसने अपने बेटे को दबोच लिया। उसने अपने बेटे को यूं पागलों की तरह रह रहकर चूमा जैसे उसे चाट लेना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने बच्चे को छोड़कर पहले मुझे, फिर अपने खामिद को, फिर अपने भाई नेमत को देखा। उसे अब पता चला कि इस कमरे में कोई और भी है। उन दोनों के कपड़े खून से लाल देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने इस बार मेरी तरफ देखा और कहा,
یہ سب کیا ہے؟ یہ دونوں تمہارے بچے کو خود زخمی ہو کر لائے ہیں، میں نے کہا۔ اب اس نے اپنے خامند اور بھائی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا اثر کچھ اور ہی تھا۔ اس کے خامند نے سر جھکا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو بہن، نعمت نے کہا، یہ معجزہ ہوا ہے۔ نادرا نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ ان دونوں کا اپنا خون ہے اور خون کے رشتے کہاں ٹوٹتے ہیں۔ حنیف کو میں ابھی گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ نادرا کے خامند اور اس کے بھائی کو میں اسپتال مرہم پٹی کے لیے لے گیا۔ نادرا اور اس کا بیٹا بھی ساتھ گئے۔ دونوں زخمیوں نے جو بیان دیے، ان سے یہ واقعہ اس طرح بنا کہ نعمت علی عرف اولیا بدماش بہت دنوں سے 5 میل دور کے گاؤں میں اپنے جیسے 2 بدماشوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ قصبے کی طرف پیدل آ رہا تھا۔ وہ پیدل چلنے اور گھڑ سواری کا زمانہ تھا۔ وہ قصبے سے 2-2.5 میل دور رہ گیا تھا تو اسے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نعمت کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مفرور ملزم یا قیدی نہیں تھا۔ وہاں علاقہ کھڈوں والا تھا اور اونچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ نعمت جھاڑیوں کے ایک طرف جا رہا تھا، دوسری طرف پگڈنڈی تھی جو نشیب میں تھی۔ نعمت ان کے سامنے ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ جھاڑیوں میں سے اسے 4 آدمی جاتے نظر آئے۔ اس نے 2 کو پہچان لیا۔ ایک چہرہ اس کے اپنے بھانجے حنیف کا تھا، اس کے چند مہینے پہلے نادرا کے ساتھ اس نے اسے دیکھا تھا۔ دوسرا چہرہ اس کے قصبے کے رہنے والے ایک آدمی کا تھا جو غنڈوں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور چودھریوں کا ہر الٹا سیدھا کام کر دیتا تھا۔ نعمت کو معلوم نہیں تھا کہ حنیف اغوا ہو گیا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے۔ وہ جس راستے پر جا رہے تھے وہ نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ نعمت دبے پاؤں جھاڑیوں کی باڑ کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جھاڑیوں میں سے دیکھا کہ لڑکے نے رونا شروع کر دیا تھا اور ایک آدمی نے چاقو کھول کر اس کے پہلو میں نوک رکھ کر کہا، ہم نے کہا نہیں کہ تجھے گھر چھوڑ آئیں گے، چپ ہو کے چلا چل۔ قصبے کے رہنے والے آدمی نے کہا کہ چپ نہیں ہوتا تو اس کی گردن پر چاقو پھیر دو۔ ایک اور نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہی کرنا پڑے گا، خواہ مخواہ کی مصیبت سل لے لی ہے۔ نعمت اکیلا تھا، اس کے پاس بڑے سائز کا چاقو تھا، لیکن وہ اکیلا 3 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو تو پہچان لیا تھا، اسے وہ پکڑوا سکتا تھا۔ اس نے وہ راستہ بھی دیکھ لیا تھا جدھر وہ لوگ جا رہے تھے۔ اس نے فاصلے کا اندازہ کیا، اسے قصبہ قریب نظر آیا۔ 2-2.5 میل کا فاصلہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تھانے تک پہنچے۔ وہ پیدل تھا، دوڑ پڑا اور وہ راستے سے ہٹ کر راستہ چھوٹا کرنے کے لیے کھڈوں جھاڑیوں میں سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 میل فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے تھوڑی دور ایک گھڑ سوار جاتا نظر آیا۔ نعمت اس کی طرف اس ارادے سے چل پڑا کہ اسے کہے گا کہ وہ اسے گھوڑا دے دے تاکہ وہ فوراً تھانے پہنچ جائے۔ اس نے سوار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب گیا تو وہ سوار اس کا اپنا بہنوئی تھا۔ اس کے ساتھ نعمت کی کوئی زیادہ بات چیت کبھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان میں ناراضگی پائی جاتی تھی کیونکہ اس شخص نے اس کی بہن کو اپنے گھر بسایا نہیں تھا۔ نعمت اسے دیکھ کر جھجک گیا۔ کیا بات ہے نعمتے؟ نادرا کے خامند نے اس سے پوچھا۔ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ کیا کوئی گڑبڑ کر کے آ رہے ہو؟ نعمت نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ نادرا کے خامند نے ہڑبڑا کر پوچھا، کہاں؟ کدھر؟ میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ نادرا کے خامند کے پاس شاہ بلوط کی لکڑی کا بڑا خوبصورت ڈنڈا تھا جس کے دونوں سروں پر پیتل کی چمکتی ہوئی شامیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ لکڑی مضبوط بھی ہوتی ہے اور وزنی بھی۔ نعمت نے اسے بتایا کہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک کے پاس لاٹھی اور ایک کے پاس کلہاڑی ہے۔ نادرا کے خامند نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہارا بھانجا اغوا ہو گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور جذباتی بات بتاؤں، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باپ بیٹے کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن باپ اب 8 میل دور ایک ماہر پیر کے پاس جا رہا تھا۔ اس کی کرامات بہت مشہور تھیں۔ کہتے تھے کہ کوئی عورت، آدمی یا بچہ لاپتہ ہو جائے تو یہ پیر بتا دیتا ہے کہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میں نے بھی اس پیر کی بہت سی باتیں سنی تھیں۔ باپ اپنے جذبات کا مارا اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے جا رہا تھا کہ کہاں ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اسے راستے میں ہی بیٹے کا سراغ دے دیا۔ انہوں نے گھوڑا دوڑایا۔ لڑکے کو ساتھ لے جانے والے جس راستے پر جا رہے تھے وہ کوئی 1 میل آگے جا کر ایک دیہاتی نالے میں اتر گیا تھا۔ وہ اس خشک نالے میں سے گزر کر اوپر گئے تو انہیں وہ لوگ نظر آ گئے۔ وہ خاصے دور تھے۔ نادرا کے خامند نے گھوڑا ان کے پیچھے نہ ڈالا بلکہ ایک طرف لے گیا تاکہ انہیں کچھ شک نہ ہو۔ بہت آگے جا کر اس نے گھوڑا موڑا۔ اب فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا۔ قریب جا کر دونوں گھوڑوں سے کودے اور اترے۔
नेमत ने चाकू निकाल लिया। उसने इन आदमियों को ललकार कर कहा कि लड़के को छोड़ दो। वो मुकाबले पर उतर आए। नादरा के खामिद और नेमत ने अपने कस्बे के आदमी को पहचान लिया। वो 3 थे, एक के पास लाठी और दूसरे के पास कुल्हाड़ी और तीसरे के पास चाकू था। नादरा के खामिद और नेमत ने बड़ी दिलेरी से वार किए और गो के हनीफ ने इस लड़ाई में हिस्सा इस तरह लिया कि एक वजनी पत्थर उठाकर उसने अपने कस्बे के आदमी के सर पर पीछे से मारा। इससे पहले उसे नादरा के खामिद के 2 डंडे पड़ चुके थे। वो तेवरा कर गिरा और बेहोश हो गया। चाकू और डंडे से लाठी और कुल्हाड़ी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। नादरा के खामिद और नेमत को कुल्हाड़ी के जख्म आए, लेकिन गहरे नहीं थे। लड़के को साथ ले जाने वाले मुजरिम थे, इसलिए इन्हें भागना भी था। करीब एक गांव था, उसके कुछ आदमी खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने लड़ाई देखी तो दौड़े आए। वो मुजरिम भाग गए। एक बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। गांव वालों को बताया गया कि ये क्या मामला है। गांव वाले इन्हें और जख्मी को उठाकर गांव में ले गए। नादरा के खामिद ने गांव के नंबरदार से कहा कि वो जख्मी को अपनी हिरासत में रखे, क्योंकि पुलिस इस लड़के को तलाश कर रही है और इस लड़के को इस आदमी ने अगवा किया था। नंबरदार ने नादरा के खामिद और नेमत के जख्मों पर देसी दवाइयाँ डालकर पट्टियाँ बांधी और उन्हें एक घोड़ी भी दी। इस तरह वो दोनों हनीफ को साथ लेकर थाने तक पहुँचे। हम अस्पताल में जब इनकी मरहम पट्टी हो गई, डॉक्टरों ने जख्मों की तफसीलात कर ली और क्योंकि उसे गवाही देनी थी, मैंने देखा कि वो मरहम पट्टी करा के बाहर निकले तो नादरा ने अपने खामिद के बाजू पर हाथ रखकर पूछा, जख्म ज़्यादा गहरे तो नहीं? और इसके साथ ही उसके आंसू बहने लगे। बीवी ने 17 साल बाद अपने खामिद के साथ बात की थी। हनीफ ने अपने अगवा की कहानी यूँ सुनाई कि स्कूल से छुट्टी का दिन था। वो घर से खेलने के लिए निकला। उसे अपना कोई दोस्त नज़र न आया। वो गली में उस जगह जा खड़ा हुआ जहाँ वो गली मिलती थी जो खेतों को चली जाती थी। चौधरी सलामत इस गली में आता दिखाई दिया। वो इस आदमी के घर के सामने रुक गया जो अब गांव में जख्मी पड़ा था। उसका नाम कादर था। चौधरी सलामत कादरे के घर चला गया और फौरन बाहर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए हनीफ को सर के इशारे से बुलाया। हनीफ उसके पास चला गया। चौधरी सलामत ने उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। हनीफ ने कहा कि वो अपने दोस्तों के इंतजार में खड़ा है। चौधरी सलामत ने उसे कहा कि तमाशा देखना है तो कादिर के घर में चले जाओ। एक सपेरा आया हुआ है और उसने कई रंगों के सांप निकाल रखे हैं। आओ तुम्हें दिखाऊं। ऐसे सांप तुमने कभी नहीं देखे होंगे। हनीफ अंदर चला गया। उसे पता ही न चला कि पीछे से किसी ने उसके नाक पर कपड़ा रखा है। उसे बदबू सी आई, फिर उसे होश न रही। वो होश में आया तो वो किसी गांव के कच्चे से मकान में था। 2 आदमी उस कमरे में मौजूद थे। वो एक चरपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। हनीफ ने रोना शुरू कर दिया। इन दोनों आदमियों ने उसे कहा कि वो खामोशी से लेटा रहे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी और उसे 3-4 दिनों बाद घर भेज दिया जाएगा। तसव्वुर किया जा सकता है कि माँ के लाडले और भोले भाले बेटे की मारे खौफ की क्या हालत हुई होगी। इन आदमियों ने उसे चुप कराने के लिए कत्ल की धमकियां देकर डराया तो वो चुप हो गया। उसे उसी कमरे में रखा गया। उसे दूध पिलाया जाता था और दोनों वक्त पराठे खिलाए जाते थे। उसे दिन रात का भी पता नहीं चलता था। वो मुसलसल खौफ में वक्त गुजारता रहा। 3-4 दिनों बाद कादिर उस कमरे में आया। लड़का सिर्फ कादिर को पहचानता था। दूसरे 2 आदमी उसके लिए अजनबी थे। कादिर घबराया हुआ था। उसने उन दोनों आदमियों को बाहर ले जाकर न जाने क्या क्या कहा। अंदर आकर उन्होंने हनीफ को साथ लिया और बाहर निकल गए। हनीफ ने देखा कि ये मकान गांव के बाहर था और वो गांव का नाम नहीं जानता था। रास्ते में हनीफ रोता था तो ये आदमी उसे कत्ल की धमकी देकर चुप करा देते थे। फिर अचानक हनीफ का बाप और मामू नेमत आ गए। एएसआई कादिर को पकड़कर ले आए। उसे भी अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी कराई गई। थाने लाकर मैंने उसे कहा कि फौरन इकबाल जुर्म कर ले, वरना उसे सज़ा में ज़रा सी भी रियायत नहीं कराई जाएगी। मैंने उसे चौधरी सलामत और करामत दिखाए जो हवालात में बंद थे और उसे कहा कि इन दोनों ने इकबाली बयान देकर सारा इल्ज़ाम उस पर फेंक दिया है। मेरी चाल काम कर गई। उसने इकबाली बयान दे दिया। उसने कहा कि वो इन चौधरियों के बड़े ख़तरनाक और शर्मनाक काम किया करता है और उसका याराना पक्के मुजरिमों के साथ है। चौधरी सलामत और करामत ने उसे कहा था कि वो नादरा के बेटे को किसी वक्त वरगला कर उसके घर में लाएंगे। कादिर का काम ये था कि वो लड़के को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देगा
और रात को लड़के को फलां गांव में पहुंचाएगा, जहां पर वो 2 आदमी मौजूद थे जो कि आदि मुजरिम और सजा याफ्ता थे। चौधरी सलामत का उनके साथ मेल जोल था। कादिर को अच्छी खासी उजरत दी गई। जो चौधरी सलामत ने उन्हें बताया था कि वो लड़के को सिर्फ छुपा कर रखेंगे और उसके इशारे पर आज़ाद कर देंगे, लेकिन कैद के दौरान उसे ज़रा सी भी तकलीफ न दी जाए। इनकी स्कीम कामयाब हो गई और लड़का उन दोनों तक पहुंचा दिया गया। उसे चौधरी सलामत की घोड़ी पर डालकर ले जाया गया था। मैंने मौलवी के बाद चौधरी सलामत और करामत को गिरफ्तार कर लिया तो कादिर को पता चल गया। वो उस गांव पहुंचा जहां लड़का कैद था। उसने अपने साथियों को बताया कि चौधरी पकड़े गए हैं, इसलिए लड़के को गायब करना ज़रूरी हो गया है। वो दोनों जुर्म पेशा थे। उन्होंने पहले तो ये फैसला किया कि लड़के का गला घोंटकर लाश को कहीं गायब कर दिया जाए, लेकिन उन्हें ख्याल आ गया कि लड़का खूबसूरत है और नौउम्र भी है, इसे किसी महाराजे या नवाब के आदमी के हाथों बेचा जा सकता है। वो एक बुर्दा फरोश को जानते थे जो वहां से 7-8 मील दूर रहता था। वो लड़के को लेकर उसी वक्त रवाना हो गए। कादिर उस वक्त लालच में उनके साथ चल पड़ा कि लड़के की कीमत में से हिस्सा वसूल करेगा, मगर लड़के के बाप और मामू ने उनकी स्कीम कामयाब न होने दी। मैंने नादिर से उन दोनों के नाम और ठिकाने मालूम कर लिए। उनकी गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं थी। मैंने साथ वाले इलाके के थानेदार को सलाम भेज दिया और 2 रोज बाद दोनों हथकड़ियों में बंधे हुए आ गए। इनाम हनीफ ने उन्हें फौरन पहचान लिया। मैंने 4 मुलजिम कादिर, 2 जुर्म पेशा और मौलवी चौधरी सलामत और करामत के सामने उसको खड़ा कर दिया और कहा कि वो इकबाली बयान देंगे या नहीं। दोनों ने इनकार कर दिया। मलिक साहब, चौधरी सलामत ने मुझे कहा, हमने अपनी बहन की खातिर ये काम करवाया था, अपने भाई लतीफ़ और नादरा का हम ताल्लुक तोड़ना चाहते थे, लेकिन कामयाबी ना हुई। हम दोनों भाई कोई बयान नहीं देंगे। हमारा जुर्म साबित कर लो। जुर्म साबित करने में मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ी। शहादत की बात ज़रूरी कड़ियाँ कमज़ोर थीं, हमें बड़ी मुश्किल से मजबूत किया। हमने उन कड़ियों को खानापुरी की जो कसर रह गई थी वो सरकारी वकील की काबिलियत ने पूरी कर दी। दोनों भाइयों को 4-4 साल, मौलवी को 2 साल, कादिर को 5 साल और उसके दोनों साथियों को 7-7 साल सजाए कैद दी गई। इस केस का सबसे ज़्यादा खुशगवार पहलू ये था कि नादरा अपने खाविंद के पास चली गई, फिर उसे और उसकी माँ को, जो बुढ़ापे की वजह से बिनाई से महरूम हो चुकी थी, अपने घर ले आई।